तो आज हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो पॉलिटी का हमारा ये चौथा क्लास होगा, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो फंडामेंटल राइट्स हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि ये फंडामेंटल राइट्स पहली चीज़ होता क्या है और इसमें फंडामेंटल क्या है, और बहुत सारे जो राइट्स दिए गए हैं और कंट्रीज़ में, लाइक अमेरिका, ब्रिटेन एंड इंडिया, इसमें सिमिलैरिटीज़ क्या है और इसके क्या-क्या क्लासिफ़िकेशन है। फिर इसमें देखेंगे कि जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स, वो कितने टाइप के हैं, क्या-क्या दिया गया है, फिर फंडामेंटल क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये लीगल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है। फिर इसका क्लासिफ़िकेशन अगर देखेंगे कि जैसे कि इसमें समानता का अधिकार, यानी कि 6 तरह का जो राइट्स दिया गया है, उसमें कौन-कौन से हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि और कौन-कौन से ऐसे राइट्स हैं जो संविधान में दिया गया है, सिर्फ़ सिटीज़न्स के लिए है, यानी कि जो यहाँ के नागरिक होंगे, सिर्फ़ उनके लिए है। और कुछ चीज़ें ऐसे उपबंध हैं उसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें सभी के लिए है। तो उसको देखेंगे हम। इसके बाद ये संवैधानिक जो उपचार होता है, इसको किस तरीके से करते हैं और कितने तरीके के रिट्स जारी किए जाते हैं, तो उसमें है। फिर इसके सिग्निफिकेंट्स के बारे में जानेंगे कि क्या-क्या है, ये किसके विरुद्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में ये है क्या, कि कितने टाइप्स के हैं। जैसे कि एक होता है कि इसमें सिविलियंस का राइट्स क्या है। फिर सेकंड होता है इसमें नेचुरल राइट्स। फिर पॉलिटिकल राइट्स क्या है। फिर देखेंगे इसमें फंडामेंटल राइट्स क्या है, और ये ह्यूमन राइट्स। तो इनके बारे में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जैसे कि सिविल राइट्स में, कि जो भी यहाँ पे रहने वाले हैं या जिस तरीके से रहने की डिमांड करते हैं, एक सभ्य सिविलाइज्ड सिटीजन की तरह, उनको रहने का अधिकार हो, जो कि ये गारंटी राइट्स होता है। और सेकंड ये होता है कि नेचुरल में, कि जितने भी तरीके का अगर उनके ऊपर आरोप लगता है किसी भी तरीके से, तो हर तरीके से बचने का हर तरह का संभव प्रयास करते हैं। ये नेचुरल राइट्स में है। पॉलिटिकल राइट्स ये है कि जैसे कि इलेक्शन लड़ना या वोट डालना, किसी को भी आप डाल सकते हैं, ये पॉलिटिकल राइट्स में आ जाता है। वो फंडामेंटल राइट्स है, वो होता क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो इच्छा होगी, उसके बिना कोई भी राज्य किसी अधिकार को सीमित नहीं कर सकता है। ये है फंडामेंटल राइट्स। कोई भी स्टेट अगर चाहे कि इसका उल्लंघन करे, तो ये स्टेट के विरुद्ध में है, जो सुप्रीम कोर्ट इसकी गार्जियन के तौर पे इसकी देखभाल करेगा। इसी तरीके से देखेंगे ह्यूमन राइट्स जो है, इसमें आता क्या है कि जैसे कि मानव को मानव मानकर उसके साथ गरिमामयी व्यवहार करना। जैसे कि इसमें किसी भी तरीके की जात, रिलीजन हो, या किसी भी तरह का सेक्स हो, लिंग हो, नस्ल आदि, अमीरी-गरीबी को बीच में ना लाना। किसी भी तरीके का भेदभाव से बचाव करना। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे, इसमें फंडामेंटल है क्या? अगर फंडामेंटल राइट्स में अगर देखते हैं तो फंडामेंटल है क्या? इसमें सबसे पहले ये डीडी बसु साहब, जो कि बहुत ही संविधान के जानकार, और इसके बारे में अकॉर्डिंग टू डीडी बसु, इन्होंने पार्ट 3 जो है, जितने भी रखे गए हैं फंडामेंटल राइट्स, उसको गारंटीड अधिकार बताए हैं, यानी कि जो गारंटीड ये राइट्स हैं। तो इसमें ये है, इसका गारंटी का मतलब ये होता है, इसके 2 मीनिंग होते हैं। पहला तो इसमें कोई भी स्टेट जो राज्य होगा, वो अपनी मर्ज़ी से छेड़-छाड़ नहीं कर सकता है। और दूसरा ये है कि ये स्टेट के विरुद्ध है, यानी कि राज्य के विरुद्ध नागरिकों को उपलब्ध है। ये कई बार ये कई बार स्टेट में, यूपीएससी में कई बार पूछ चुका है कि ये राज्य के विरुद्ध नागरिकों को उपलब्ध है या नागरिकों के विरुद्ध राज्य को उपलब्ध है। जैसे डीपीएसपी में यही जस्ट अपोजिट है। तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे, जो फंडामेंटल राइट्स है,
और इन दोनों और एक जो विधिक अधिकार है, इन दोनों में क्या डिफरेंट है? तो डिफरेंट का अगर हम देखते हैं कि जैसे फंडामेंटल राइट्स में यदि कोई भी राज्य इसे छीनने की कोशिश करता है या इसको सीमित करने का कोशिश करता है, तो इसका जो पुनर्स्थापन है करना पड़ता है। इसलिए इसे गारंटीड राइट्स कहते हैं। दूसरी तरफ ये है कि जैसे विधिक राइट्स जो होता है, यानी कि विधिक अधिकार में यदि राज्य इसे छीनेगा या इसको सीमित करेगा, तो इसके बदले में उसको भरपाई करनी पड़ती है या क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है। वो 2 तरीके का होता है। एक होता है आपका वस्तु विस्थापन के द्वारा, यानी कि आपका कोई ज़मीन है, घर है, उसके बदले में कहीं पे प्रोवाइड करना। और दूसरा ये है मौद्रिक के द्वारा, मौद्रिक विस्थापन। यानी कि कोई ज़मीन, जायदाद या मकान, लैंड या भूमि है, तो उसके जगह पे एक ज़मीन के बदले में कहीं और ज़मीन देने के लिए, ये 2 तरीके से इसको क्लासिफ़ाइड किया गया है। इसी तरीके से अगर देखेंगे, जो क्लासिफ़िकेशन है, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स का जो वर्गीकरण किया गया है, उसमें बेसिकली 6 तरीके से किया गया है। पहला समानता का अधिकार है, जो आर्टिकल 14 से 18 तक दिया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक दिया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 टू 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25 टू 28 है। और पाँचवा है कि अल्पसंख्यकों की जो सांस्कृतिक है या शैक्षणिक का उसका मैनेजमेंट करने का अधिकार है, वो आर्टिकल 29 से 30 है। इसी तरीके से आर्टिकल जो 31 था, वो था संपत्ति संबंधी जो राइट्स था, उसको हटा के आर्टिकल 300 में कर दिया गया है। तो उसको हटा दिया गया है। इसी तरीके से जो आर्टिकल जो छठवां है, वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो आर्टिकल 32 है। इसमें क्या है कि जो जो भी अगर फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन होता है, तो आप डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। इसी तरीके से अगर स्टेट में कोई अतिक्रमण होता है, तो आप आर्टिकल 26 के थ्रू हाई कोर्ट डायरेक्ट जाया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा हाई कोर्ट को ज़्यादा पावर है। और इसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोले हैं, यानी कि इसको आत्मा बोला गया है आर्टिकल 32 को। और इसमें कुछ राइट्स ऐसे हैं जो कि यहाँ के सिटीजन्स को उपलब्ध हैं, जिसमें आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। और इसमें कई सारे, जैसे कि आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स का है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 तक है। इसमें बहुत सारे जो इसको छोड़ के, यानी कि 15, 16, आर्टिकल 19, 29 और 30 को छोड़ के और भी जितने भी राइट्स हैं, वो सारे के सारे सभी को उपलब्ध होंगे, यानी कि जो नागरिक होंगे उनको भी और जो विदेशी होंगे उनको भी। इसी तरीके से अगर देखा जाए, तो इसमें जैसे कि आर्टिकल 15 में क्या है, सिर्फ सिटीजन के लिए इसलिए है क्योंकि उसमें जैसे कुछ आधार पर भेदभाव करना मनाही है। यानी कि अगर कोई और स्टेट के हैं या किसी और धर्म से हैं, तो ये स्टेट क्या कर सकता है, किसी न किसी को से भेदभाव नहीं कर सकता है, किसी भी तरह के तरीके से। यानी कि इसमें वो एससी के लिए अलग कर सकता है, एसटी के लिए अलग कर सकता है और माइनॉरिटीज़ के लिए अलग कानून भी बना सकता है। आर्टिकल 32 के बारे में कहा गया कि ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसको डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। इसमें यह है कि इसमें यह अधिकार है कि जैसे कि किसी भी नागरिक का अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो वो सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। उसमें न्यायालय कई तरह का रिट्स भी जारी कर सकता है, जिसमें 5 तरीके का रिट्स है। बंदी प्रत्यक्षीकरण है। इसमें ये होता है कि जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा
न्यायालय किसी भी गिरफ्तार को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। या वो गिरफ्तारी अगर कानूनी तौर पे हुआ हो या गैर कानूनी तौर पे, तो न्यायालय गिरफ्तार जो व्यक्ति हुआ है उसको छोड़ने का आदेश दे सकता है। इसका मतलब ये होता है कि अ, इसको सशरीर उपस्थित कराने का आदेश देना होता है। इसी तरीके से जो मैंडेमस है, यानी कि परमादेश, यह तब जारी होता है जब न्यायालय को लगता है कि जो सार्वजनिक अधिकारी हैं या पदाधिकारी हैं और अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन ना किया हो या उस व्यक्ति की का उल्लंघन हुआ हो फंडामेंटल राइट्स का। और इसी तरीके से तीसरा है निषेध, यानी कि इसमें यह है कि जब कोई निचली अदालत यानी कि लोअर कोर्ट से अगर उसके अधिकार क्षेत्र का अगर अतिक्रमण हुआ हो या उल्लंघन हुआ है, तो ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट्स ऐसा आदेश जारी करके उसको रोकने का आदेश जारी करते हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए, उत्प्रेषण जो है, ये जब कोई निचली अदालत जो होता है या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करते हैं, तो न्यायालय उनके समक्ष विचाराधीन जो भी मामले होंगे, तो उसको अपने ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देते हैं। इसी तरीके से अगर 5वां देखा जाए, तो 5वें में ये है कि जो अधिकार परीक्षा है, जब न्यायालय को लगता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया हो, जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, यानी कि उसका राइट्स ही नहीं था और उस पद पे वो बन गया हो, तो उस दौरान न्यायालय उसको रोक सकता है कार्य करने से। इसी तरीके से अगर इसका सिग्निफिकेंट देखा जाए, तो ये है अपरिहार्य है, यानी किसी चेंजेस इसमें नहीं किया जा सकता है। जिस चेंज तब किया जा सकता है जब तक उसमें फंडामेंटल राइट्स का यानी कि मूल ढांचे में परिवर्तन ना हो, तब तक के लिए इसको चेंज किया जा सकता है। और ये राज्य के विरुद्ध लोगों को उपलब्ध है। इसी तरीके से कार्यपालिका और न्यायपालिका के शक्तियों को ये सीमित करता है। ये वाद योग नहीं है। इसी तरीके से अगर देखा जाए, जो कि ये असीमित और अमर्यादित भी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों पे युक्ति युक्त प्रतिबंध स्टेट लगा सकता है। जैसे कोई भी अगर परंपरा है या कोई भी पाखंड जो पुरानी चल रही है, उस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए कोई भी कानून बना सकता है या इसको सीमित कर सकता है। जैसे 3 तलाक का मैटर हुआ या बलि प्रथा हुआ या बाल विवाह हुआ, इसके लिए कानून बना के इसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो इसी तरीके से जो भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा, अभी बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं जो इनका यूपीएससी का मेंस जो लिख रहे थे, और बहुत सारे लोग अभी स्टेट पीसीएस में जो एग्ज़ाम लिख के आए हैं, तो कोशिश होगा कि और बेटर तरीके से क्लास को स्टार्ट किया जाए, और जो भी आपकी क्वेरीज हो उसको आप बताइए। और ये इतना है कि जो क्लास में ये अभी आज का जो चला है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, फंडामेंटल राइट से हमेशा 4 से 5 क्वेश्चन यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में और अदर जो वनडे एग्ज़ाम होता है उसमें भी बहुत हेल्पफुल है। तो इसी तरीके से जितने भी ये पॉइंटेड जो नोट्स आपको कराए गए हैं, जो बताए गए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और भी अगर कोई भी क्वेरीज़ आपकी हो, और भी किस तरीके से वीडियो बनाया जाए जिससे बहुत ही एग्ज़ाम में हेल्प हो, तो उससे रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरीज़ हो तो हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस पे वीडियो बनाएँ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।